गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरडी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। तो डियर फ्रेंड्स, हॉस्पिटल अटेंडेंट की कंटिन्यूअस क्लासेज हमें यहाँ से ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ है ना अपने सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कंफर्ट डिवाइस। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कंफर्ट डिवाइस समझने के लिए सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। कंफर्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि फ्री फ्रॉम एनी एंजाइटी एनी स्ट्रेस, है ना, यानी कि रिलैक्स पोजीशन। डिवाइस का मतलब क्या हो गया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट या फिर ऐसे आर्टिकल। मतलब क्या है, किसी भी पेशेंट की केयर करने से रिलेटेड, है ना। पेशेंट को कोई एंजाइटी ना हो, उसको कोई फिजिकली वीकनेस ना हो, उसको रिलैक्स फील हो या फिर स्ट्रेस से रिड्यूस हो सके, है ना। इसके लिए बहुत सारी डिवाइसेस, आर्टिकल, इंस्ट्रूमेंट, है ना, यानी कि बहुत सारे साधन या संसाधन यूज करते हैं ताकि मरीज को वार्ड के अंदर एक रिलैक्स महसूस हो सके, थोड़ा सा अपने आप को फ्री फ्रॉम स्ट्रेस फील कर सके। ठीक है, इसके अंदर हम इन डिवाइसेस के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है यहां पर सैंड बैग, है ना। वन बाय वन हम उन सारे डिवाइसेस या आर्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि किसी भी मरीज को, जो उसकी रिकवरी है ना, उसके अंदर हेल्प करते हैं, डिजीज से साइन सिम्टम को रिलीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कि मरीज के वार्ड में या फिर एक पेशेंट यूनिट के अंदर कौन कौन से ऐसे कंफर्ट डिवाइस या फिर आर्टिकल्स होते हैं कि जिनका यूज करके हमें पेशेंट को एक रिलैक्स एनवायरनमेंट फील करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से सबसे पहला आता है हमारे पास सैंड बैग। क्लियर है, यहां पर एक बैग होता है जो कि मिट्टी का भरा हुआ होता है, यानी कि सैंड बैग मतलब मिट्टी का एक बैग होता है, एक रबर बैग होता है जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई होती है। ठीक है ना, इसका हम यूज कहां पर करेंगे, इसका हम यूज करते हैं फॉर एम्पुटेशन, फॉर एम्पुटेशन पेशेंट, है ना। मतलब जो एम्पुटेटेड पार्ट है उसको एलिवेट करने के लिए हमें सैंड बैग का यूज करते हैं। अगर हम देखेंगे किसी पेशेंट के अंदर फुट ड्रॉप, ठीक है, या फिर रिस्ट ड्रॉप, किसी भी पेशेंट के अंदर फुट ड्रॉप या फिर रिस्ट ड्रॉप की प्रॉब्लम पाई जाती है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं फुट ड्रॉप, पैरालाइसिस ऑफ पेरोनियल नर्व। ठीक है, और रिस्ट ड्रॉप, पैरालाइसिस ऑफ रेडियल नर्व। क्लियर है, किसी पेशेंट के अंदर फुट ड्रॉप या फिर रिस्ट ड्रॉप है। कई बार क्या होता है, सर्जरी के दौरान ऐसी कंडीशन होती है, इसकी वजह से रेडियल नर्व या फिर पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से इंडिविजुअल के अंदर हाथ और पैर काम करना बंद कर देता है, उसी को अपन फुट ड्रॉप और रिस्ट ड्रॉप बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर सैंड बैग का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड नंबर पर आता है यहाँ पर एब्डक्शन पिलो, एब्डक्शन पिलो, है ना। ये एक प्लास्टिक का बना हुआ ट्राइएंगुलर, एक प्लास्टिक का बना हुआ ट्राइएंगुलर एक पिलो होता है। ठीक है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये वर्ड दिख रहा है एब्डक्शन। एब्डक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पैर अगर पास पास में है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया अडक्शन। मतलब जैसे मेरा हाथ है, ठीक है ना, अगर मैं मेरे हाथ को मिड लाइन के पास में लेकर आता हूं, इसका मतलब होता है अडक्शन। और जैसे मिड लाइन से अगर दूर जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया अबडक्शन। मतलब अगर पैरों को हमें सावधान की पोजीशन में खड़े करते हैं ना, तो ये तो क्या हो गया अडक्शन हो गया, यानी कि जोड़ना, मिड लाइन के पास लेकर, एक्सट्रीमिटी को मिड लाइन के पास की तरफ लेकर आना, उसको अडक्शन बोलते हैं। और अबडक्शन का मतलब क्या होता है, पैरों को दूर करना। यानी कि ऐसा पिलो जो हमारे एक्सट्रीमिटी यानी कि लोअर लिम्स को, पैरों को दूर लेकर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एबडक्शन पिलो। ठीक है ना, ये किस में यूज किया जाता है, ये THR सर्जरी के अंदर। ठीक है ना, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, याद रखिएगा, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ऑर्थोपेडिक वार्ड के अंदर जब यहां पर हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है तो जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता है उस सर्जरी के अंदर हम अबडक्शन पिलो का यूज करते हैं। ठीक है, अगर THR का कोई पेशेंट है
तो उसको हम कौन सी पोजीशन देते हैं, तो यहां से याद रखिएगा उस पेशेंट को हम पोजीशन देंगे सुपाइन, ठीक है ना। विद जो अपनी लेग्स है वो रहेंगी क्या, अबडक्टेड, है ना, विद लेग एबडक्टेड। अबडक्टेड का मतलब क्या हो गया, पैर दोनों दूर दूर रहेंगे और बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में रहेगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, मतलब अब हम यहां पर ये एबडक्शन पिलो को यूज कहां करते हैं, दोनों पैरों के बीच में नी ज्वाइंट के बिल्कुल मीडियल साइड के अंदर हम पिलो को रख देंगे, जिससे जो पेशेंट है दोनों पैरों को पास पास से नहीं लेकर आएगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया यहाँ पर नंबर एक कौन सा था, सैंडबैग। दूसरा हो गया यहाँ पर एबडक्शन पिलो, ठीक है ना, जो कि टीएचआर पेशेंट के अंदर यूज किया जाता है सुपाइन पोजीशन के साथ साथ लेग को अबडक्टेड पोजीशन में रखने के लिए। इसके बाद में तीसरा आता है यहां पर, याद रखिएगा, देखो एक होता है यहां पर फुट रेस्ट, है ना, फुट रेस्ट, ठीक है ना। फुट रेस्ट का मतलब पैर रखने के लिए एक डिवाइस आता है, मतलब पेशेंट के बेड के पास में, है ना, क्या होता है, जैसे यहाँ पर जैसे बेड के पास में पैर रखने के लिए जो सीढ़ियां बनी हुई होती है ना, ताकि पेशेंट जब भी नीचे उतरेगा ना तो उसके ऊपर कंफर्ट देकर और पैर रखकर नीचे आराम से उतर सकता है, ठीक है ना। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, जो फुट ड्रॉप पेशेंट है ना, ये वाला जो फुट रेस्ट होता है किसके लिए यूज किया जाता है, जो फुट ड्रॉप पेशेंट होता है उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। या फिर जो लेग की सर्जरी होती है, जो लेग की जो सर्जरी होती है ना, उस वाले पेशेंट के अंदर भी हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमने तीन देखा, सबसे पहले सैंडबैग, ठीक है, फुट ड्रॉप या फिर रिस्ट ड्रॉप वाले पेशेंट के अंदर, या फिर एम्पुटेशन वाले पेशेंट के अंदर। इसके बाद में एबडक्शन पिलो, तो एबडक्शन पिलो की बात करें तो हम किसके लिए यूज करेंगे, टीएचआर यानी कि ऑर्थोपेडिक वार्ड के अंदर ये वाला डिवाइस प्रेजेंट होता है। इसके बाद में फुट रेस्ट होता है, जो पेशेंट को बेड से उतरने और चढ़ने के अंदर क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है यहाँ पर नी रेस्ट, नंबर 4 नी रेस्ट, ठीक है ना। जो नी रेस्ट होता है ना, वो पेशेंट के जो एब्डोमिनल एरिया की जो मसल्स है उनको रिलैक्स करता है। याद रखिएगा, टू रिलैक्स एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। या फिर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो भी सर्जरी होगी, है ना, उसके अंदर हम किसको यूज कर सकते हैं, नी रेस्ट को यूज कर सकते हैं, ताकि यहाँ की मसल्स के अंदर जो स्ट्रेचिंग होगी वो नहीं होगी, थोड़ा सा रिलैक्स होगा तो पेशेंट को पेन की कंडीशन नहीं होगी। या फिर अगर किसी पेशेंट के अंदर, है ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, है ना, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर डिटेक्ट होता है तो उस पेशेंट के अंदर भी हम किसको यूज करते हैं, नी रेस्ट को यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है नंबर 5, यानी कि नेक्स्ट वन आता है जिसको अपन बोलते हैं बेड क्रेडल। बेड क्रेडल आपको भी पता है, बेड क्रेडल एक वायर की जालीदार संरचना होती है, या फिर मतलब एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बेड को चारों तरफ से क्या करेगी, कवर करेगी, ठीक है ना। किस पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है बेड क्रेडल, एक तो बर्न पेशेंट के अंदर, है ना, बर्न पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा यूज होगा, ताकि जो ब्लैंकेट होता है ना वो डायरेक्ट बॉडी को टच नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी रिम्यूटिज्म वाला पेशेंट है, या फिर जॉइंट पेन वाला पेशेंट है उसको भी, या फिर कोई पेशेंट जैसे हाइपोथर्मिया के अंदर है, हाइपोथर्मिया, है ना, तो उसके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, बेड क्रेडल का यूज करें, है ना। इसके अंदर जो ब्लैंकेट होता है ना डायरेक्ट पेशेंट को टच नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा सीवियर बर्न हो गया, या फिर रिम्यूटिज्म, या फिर जॉइंट वाला, ताकि अगर जैसे हीट जैसे जनरेट होगी, यहां पर बेड क्रेडल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी साथ साथ होती है। इससे क्या होता है, उसके अंदर वार्म या फिर हम थोड़ा सा गर्म, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी हमें बेड क्रेडल विद बेड का यूज करते हैं। यानी कि यहां पर अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो इंडिविजुअल को
तो बॉडी के टेम्परेचर को इंप्रूव करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, किसका, बेड क्रेडल का। इसके बाद में अपन देखते हैं यहां पर एयर मैट्रेस, एयर मैट्रेस, ठीक है, या फिर हम इसी के साथ बोल सकते हैं वाटर मैट्रेस, ठीक है ना। एयर मैट्रेस या फिर वाटर मैट्रेस क्या होता है, ये दोनों की दोनों रबर की रिंग होती है ना, रबर रिंग होती है, ठीक है। इनके अंदर तो क्या भरा होता है, एयर भरा हुआ होता है, इसके अंदर क्या भरा होता है, वाटर भरा हुआ होता है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों किस वाले पेशेंट के लिए यूज करते हैं, एक तो करेंगे बर्न पेशेंट के लिए, ठीक है ना, एक तो बर्न पेशेंट के लिए, दूसरा टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट डायबिटिस अल्सर या प्रेशर सोर, ठीक है ना, टू प्रिवेंट, है ना, प्रेशर सोर, ठीक है। अगर किसी को बैक साइड के अंदर एक ही पोजीशन के अंदर बेड रिडन पेशेंट है तो प्रेशर पॉइंट बनने की वजह से वहां पर बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेड सोर या प्रेशर सोर को प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, वाटर मैट्रेस या फिर एयर मैट्रेस, क्लियर है। इसके अलावा बर्न पेशेंट के अंदर ताकि बॉडी डायरेक्टली उसके ऊपर प्रेशराइज ना हो तो उसके जितने भी मतलब ब्लिस्टर वगैरह हैं उनका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। इसके अलावा ये एक रबर रिंग होती है, तो ये हमने देखा नी रेस्ट, इसके बाद बेड क्रेडल, इसके बाद में आता है एयर मैट्रेस या फिर वाटर मैट्रेस, ठीक है। इसके बाद में कुछ और भी डिवाइसेस होती हैं जो एक नॉर्मल पेशेंट के लिए डेली यूजेबल होती है, ठीक है। उसके अंदर हम बोल सकते हैं कार्डियक टेबल, नंबर 8 आता है कार्डियक टेबल। क्वेश्चन आता है कार्डियक टेबल, है ना, किसके लिए यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, किसी भी पेशेंट को नॉर्मल, जैसे सपोज दैट नॉर्मल सिटिंग, है ना, कार्डियक टेबल होता है जो कि बेड के ऊपर नॉर्मली पेशेंट आराम से उसके ऊपर सपोर्ट लेकर हाथों को रखकर बैठ सकता है ना, मतलब नॉर्मल फॉर नॉर्मल सिटिंग ऑन बेड, नंबर 1। सेकंड वन, अगर किसी कोई भी कार्डियक पेशेंट है ना, या फिर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है तो भी हम यूज करते हैं, या फिर थोरेकोसेंटेसिस, अगर किसी पेशेंट के अंदर थोरेकोसेंटेसिस करना हो, ये वाला प्रोसीजर, ठीक है ना, मतलब प्लूरल स्पेस से अगर फ्लूइड बाहर निकालना हो, फेफड़ों में से पानी भरा हुआ हो उसको बाहर निकालना हो तो उसके लिए भी हम कार्डियक टेबल यूज करते हैं। आगे हाथ रख के और पीछे से हमें लेटरल साइड से निकाल सकते हैं। या फिर किसी को रेस्पिरेटरी सांस लेने में प्रॉब्लम या कार्डियक प्रॉब्लम हो तो भी हम उसके अंदर कार्डियक टेबल यूज करेंगे, आगे हाथ रख के पेशेंट को रिलैक्स महसूस करवा सकते हैं। या फिर नॉर्मल बेड के ऊपर बैठकर आराम से बैठ सकता है, ठीक है ना। या फिर नॉर्मल ईटिंग राइटिंग के टाइम, है ना, पेशेंट बैठा हुआ लिख रहा है या फिर पेशेंट खाना खा रहा है उसके अंदर भी, है ना, नॉर्मल ईटिंग या फिर राइटिंग, क्लियर है। तो ये कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस थी जो एक पेशेंट के केयर के दौरान हॉस्पिटल के अंदर हमें बेड के चारों तरफ या पेशेंट के यूनिट के अंदर बेड के चारों तरफ हम पेशेंट की केयर के दौरान यूज करते हैं। तो आई होप ये बेसिक नॉलेज आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ सभी से, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर मेरी टीम इतनी मेहनत कर रही है तो आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, है ना, हॉस्पिटल अटेंडेंट की जितना बचा हुआ सिलेबस है उसके नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपनी स्टडी को मेंटेन करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।